नमस्कार दोस्तों, इनोवेटर्स अड्डा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है ट्यूबरकुलोसिस के बारे में और एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स। ठीक है, तो ये टॉपिक अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम लोग टीबी के बारे में जानने वाले हैं। टीबी की सारी इंफॉर्मेशन हम लोग जान लेंगे, क्या क्या फैक्ट्स हैं इसके, क्या क्या टाइप्स हैं इसके, कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है टीबी को, कैसे डायग्नोस किया जा सकता है, क्या ट्रीटमेंट है। तो ये जो ट्रीटमेंट पोर्शन दिख रहा है इसको हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे एज ए फार्मेसी स्टूडेंट। आपके फार्माकोलॉजी में यूनिवर्सिटी के एग्जाम में भी सिलेबस है और ये जीपैट और नाइपर में भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो डेफिनेटली क्वेश्चन यहां से आने वाला है, तो इसको हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। अभी मैं थोड़ी देर साइड हो जाता हूं कि आपकी स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपके पास एक कलेक्टिव नोट्स हो। आशा करता हूं कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग ट्यूबरकुलोसिस के बारे में समझते हैं कि ट्यूबरकुलोसिस है क्या। देखिए, एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स तभी बेहतर तरीके से समझ में आएंगे जब आपको ट्यूबरकुलोसिस के बारे में समझ में आएगा। किस चीज का इलाज कर रहे हो? टीबी का इलाज, जिसको गांव देहात की भाषा में बोलते हैं कि इस बंदे को इनको टीबी हो गया है। तो टीबी क्या है एग्जैक्टली उसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जरा थोड़ा सा डेफिनेशन समझते हैं। यहां पे मैंने लिखी हुई है टीबी इज अ कंटेजियस, वर्ड को ध्यान रखिए, इट्स अ कंटेजियस इन्फेक्शन कॉज्ड बाय माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। दो वर्ड हियर, टू वर्ड इज इंपॉर्टेंट, वन इज कंटेजियस इन्फेक्शन एंड सेकंड वर्ड इज माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। तो ये बीमारी किससे होती है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से। गॉट द पॉइंट? सो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया से हो रही है। पहला सवाल यही से आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि ट्यूबरकुलोसिस इज कॉज्ड बाय माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। आपको वीडियो पूरी देखनी है और ज्यादा से ज्यादा इस चीज को शेयर करना ताकि लोगों में स्प्रेडेबिलिटी हो। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा लोग अवेयर होंगे तो टीबी से हम लोग बहुत जल्दी निजात पा सकते हैं। तो खाली पढ़ना हमारा मकसद नहीं है, सोसाइटी को अवेयर भी करना है। ठीक है, तो कंटेजियस वर्ड, कंटेजियस का मतलब होता है कि बहुत तेजी से स्प्रेड होने वाली चीज। ठीक है, कि टीबी एक ऐसी बीमारी है जो बहुत तेजी से स्प्रेड होती है, बहुत तेजी से फैल रही है, इन्फेक्शियस डिसीज है ये। और किससे हो रही है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से। अब हम लोग जरा समझते हैं, यहां पे मैंने एक वर्ड लिखा हुआ है ग्रैनुलोमैटस डिसीज। वाई ग्रैनुलोमैटस? क्योंकि ग्रैनुलोमास बनते हैं। क्या बनते हैं? ग्रैनुलोमा बनते हैं। थोड़ा सा स्पेस कम मैंने इस वजह से लिखा ताकि आपके पास नोट्स आ जाए। अभी मैं सब हटा दूंगा। ग्रैनुलोमा बनते हैं। ये क्या होते हैं ग्रैनुलोमा? देखिए, इस चीज को समझते हैं थोड़ा सा हम लोग। मान लीजिए मेरे सामने किसी बंदे को, मेरे नोन में किसी को टीबी है, तो वो बंदा क्या करेगा? सबसे जो कन्वीनियंट मेथड होता है टीबी फैलने का, अगर वो छींक रहा है, खांस रहा है, कफिंग कर रहा है, तो उसके मुंह से पार्टिकल्स जो है वो बाहर की तरफ आएंगे एयर में, और उसके आसपास जितने लोग हैं वो सब उससे अफेक्ट में आएंगे। तो जब दूसरे बंदे को किसी ने खांसा, वो एयर ड्रॉपलेट्स के थ्रू मेरे पास, जब मैंने इनहेल किया उसको, तो मेरे बॉडी के अंदर गया। तो जाहिर सी बात है मेरे बॉडी के अंदर जाएगा, सो माय बॉडी इज गोइंग टू डिटेक्ट, मेरी बॉडी डिटेक्ट करने वाली है कौन सा सिस्टम? नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म सिस्टम। जैसे आपको सर्दी जुकाम पकड़ता है तो आपको जुकाम हो जाता है, क्यों? आपकी बॉडी डिफेंड कर रही है, किसी बैक्टीरिया का इंफेक्शन हुआ है। सो योर बॉडी इज गोइंग टू एक्ट। लेकिन एंट्री कैसे होगी? सबसे पहले वो वायरस मुंह के थ्रू ट्रैकिया में जाएगा, विंड पाइप में, उसके थ्रू आपके लंग्स में जाएगा और लंग्स में रिसाइड करने की, रहने की कोशिश करेगा। लेकिन वहां पे क्या है? मैक्रोफेजेस। मैक्रोफेजेस बॉडी की डिफेंस सेल्स बोला जाता है, जो कि जितनी भी फालतू की चीजें होती हैं उनको इनगल्फ कर जाता है। जैसे आपने सुना होगा कि आरबीसी की लाइफ स्पैन कितनी होती है? 120 दिन, 120 डेज। तो क्या आपने हैव यू एवर थॉट आफ्टर 120 डेज ये आरबीसी कहां जाती हैं? ये माइक्रोफेजेस को खा के खत्म कर देती हैं। ठीक है, तो ये माइक्रोफेजेस क्या करेंगी? जो इसका माइकोबैक्टीरियम आया अंदर, उसको मारने की कोशिश करेंगी और एक क्या करेंगी? एक लेयर पूरा बना लेंगी ऊपर सा। मान लो जैसे मैं आपको थोड़ा सा हटाता हूं, जगह बहुत ज्यादा खाच पाच हो गया है, तो थोड़ा सा मैं इस चीज को हटा देता हूं। अभी इसलिए सारी इंफॉर्मेशन नहीं मिटा सकता क्योंकि सारी इंफॉर्मेशन बड़ी इंपॉर्टेंट, अगर एक भी पॉइंट मिस हो गया तो समझ नहीं पाएंगे हम लोग। तो ये जैसे मान लीजिए बैसिलस है, ट्यूबरकुलोसिस का बैक्टीरिया। अब क्या होगा? ये ढेर सारे जो बैक्टीरिया है ना, इसको एक कवर के तरीके से माइक्रोफेजेस अंदर बंद कर लेगा अपने अंदर। ठीक है, इसको बोलते हैं ग्रैनुलोमास। लेकिन एक लिमिट तक बंद किया रहेगा। जैसे ये थोड़ा सा माइक्रोफेजेस आपकी कम काम करना, वीक थोड़ी सी पड़ेंगी, तो आपके ये बर्स्ट होके बाहर आ जाएंगे बैक्टीरिया,
और बर्स्ट होकर जैसे बाहर आएगा बॉडी में मल्टीप्लाई करने लगता है, बहुत तेजी से मल्टीप्लाई करता है ये, ठीक है। तो इसीलिए इसका नाम बोला गया ग्रैनुलोमैटस डिसीज। क्यों? क्योंकि इट इज कॉजिंग द ग्रैनुलोमा, ठीक है। चलो ये हम लोग समझ गए ग्रैनुलोमैटस डिसीज क्यों हम लोग कहते हैं। अब कुछ फैक्ट हम लोग समझ लेते हैं कि ये टॉपिक व्हाई आई हैव चूजन दिस टॉपिक। मैं देखिए डायबिटीज के बारे में भी वीडियो बना चुका हूं, हाइपरटेंशन के बारे में, एंटी हाइपरटेंसिव। तो मैं एक टॉपिक पढ़ाता हूं, एक ही वीडियो में पूरा कवर करता हूं। थोड़ी सी वीडियो लंबी होगी लेकिन इत्मीनान से पढ़ोगे, यू विल गेट द कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट ट्यूबरकुलोसिस। सो फैक्ट थोड़ा सा हम लोग पढ़ लेते हैं। फैक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाई फैक्ट इज इंपॉर्टेंट? यहां पर मैंने एक पॉइंट लिखा हुआ 1/3 ऑफ द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में जितनी पॉपुलेशन है उसका 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन इज सफरिंग फ्रॉम ट्यूबरकुलोसिस। आप समझ लीजिए 1/3 पॉपुलेशन, पूरी दुनिया में जितनी पॉपुलेशन है उसका 1/3 पॉपुलेशन इज सफरिंग फ्रॉम ट्यूबरकुलोसिस। सो यू कैन सी द सीवियरिटी, लेवल ऑफ सीवियरिटी ऑफ द डिसीज, सो दैट नीड्स मच मोर अटेंशन इन कंपेरिजन टू अदर डिसीज, एंड इट इज वन ऑफ द अंडर 10 कॉजिंग डिसीज। मतलब यहां भी इसकी रैंकिंग है कि जो सबसे घातक बीमारियां जो हैं, सबसे खराब बीमारियां वर्स्ट में पूरे वर्ल्ड में है, अंडर 10 में उसमें इसका नाम है, ठीक है। और आपको इंफॉर्मेशन लगे हाथ, क्योंकि वन डे एग्जाम आप फार्मासिस्ट का देते हो या फिर डीआई का देते हो तो वहां पूछ लिया जाता है वर्ल्ड टीबी डे कब मनाया जाता है। सो हम लोग कब सेलिब्रेट करते हैं? 24 मार्च को। पूरी एक एक इंफॉर्मेशन बताऊंगा, ध्यान से सुनते रहिए। 24th ऑफ मार्च ऑफ एवरी ईयर इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड टीबी डे। ये सारे डे क्यों मनाए जाते हैं? ताकि कम से कम एटलीस्ट उस दिन लोगों को, पूरी दुनिया को ट्यूबरकुलोसिस के प्रॉब्लम से, ट्यूबरकुलोसिस से क्या क्या दिक्कतें हो सकती हैं, इससे कैसे बच सकते हैं, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, आपके हेल्थ पे क्या इंपैक्ट पड़ने वाला, उसके बारे में जागरूकता फैला सके। तो वी एज ए फार्मासिस्ट, इट्स आवर मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि अपने एग्जाम के साथ साथ अपने आसपास जानकारी रहेगी तभी तो जागरूक करोगे आप। तो मेरी वीडियो बनाने का यह भी मकसद है एक, ठीक है। और भारत सरकार ने ये दृढ़ निश्चय किया है, दिस करंट गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू इरेडिकेट द टीबी बाय 2025। 2025 तक टीबी को इंडिया से, वर्ल्ड से नहीं, इंडिया से खत्म कर देना है। सो इंडियन गवर्नमेंट हैज मेड अ एम दैट वी हैव टू इरेडिकेट, इरेडिकेट का मतलब खत्म कर देना, इरेडिकेट द टीबी बाय 2025। इसके लिए पहले से ट्यूबरकुलोसिस को खत्म करने के लिए प्रोग्राम चल रहे थे, लेकिन एक प्रोग्राम है जिसको आप देखोगे, जो जितने भी अभी कभी टीबी के पेशेंट की आपको दवा देखने को मिले तो वहां पीछे पत्ते पे स्ट्रिप पे लिखा रहता है RNTCP। इसका क्या मतलब होता है? मैंने यहां फुल फॉर्म लिखा हुआ है, रिवाइज्ड नेशनल ट्यूबरकुलोसिस प्रोग्राम, रिवाइज्ड नेशनल ट्यूबरकुलोसिस प्रोग्राम। अंडरस्टैंड? ये कब शुरू हुआ था? 1997 में। यानी कि टीबी को खत्म करने के लिए हमारे देश बहुत पहले से प्रयासरत है, बहुत पहले से वी आर ट्राइंग। सो पहले कर रहे थे लेकिन उतनी तेजी से काम चीजें नहीं हो पा रहे। सो हमने इसको रिवाइज किया 1997 में RNTCP के नाम से, ठीक है। ये चीजें हमने समझ गई। अब ये 2010 में इसको फिर से रिवाइज किया गया और करंटली ये प्रोग्राम इंडिया में चल रहा है, ठीक है। अब समझते हैं जरा और कि टीबी किसी भी बॉडी में हो सकता है। जो टीबी का मतलब समझते हैं ना खाली लंग्स, नो, TB can happen any part. TB can mycobacterium, this mycobacterium can attack any part of the body. पूरी बॉडी में किसी भी पार्ट को अटैक कर सकता है एंड एनी टाइम एट एनी एज ग्रुप। ऐसा नहीं कि खाली बच्चे को पकड़ेगा, खाली बुजुर्ग पकड़े, नो, ईच एंड एवरी ग्रुप इज ससेप्टेबल फॉर ट्यूबरकुलोसिस। अंडरस्टैंड? तो ऐसी मिथ बिल्कुल नहीं रखना हमें। और ये अटैक करता है, मेनली कहां अटैक करता है बॉडी में? ब्रेन, दिमाग में, किडनी, आपके स्पाइन्स में, और जो हमको सबसे ज्यादा जो दिखती है वो लंग्स की दिखती है, इसलिए उसको बोलते हैं पल्मोनरी। पल्मोनरी का मतलब लंग्स, ट्यूबरकुलोसिस। ऐसी टीबी जो लंग्स में हो रही दैट इज कॉल्ड एज पल्मोनरी टीबी। अंडरस्टैंड? अब ये समझ गए कि टीबी क्या है, ग्रैनुलोमैटस डिसीज है, टीबी डे कब मनाया जाता है, हमारी इंडिया में क्या क्या हो रहा है, इंडियन गवर्नमेंट ने क्या एम बनाया, दिस ऑल इंफॉर्मेशन वी हैव कलेक्टेड। सो राइट नाउ वी आर मूविंग अहेड ऑन द टाइप्स ऑफ ट्यूबरकुलोसिस। टीबी की टाइप्स देखो, मैंने यहां पे लिखा हुआ है लैटेंट टीबी, यहां पे लिखा हुआ लैटेंट टीबी, एक्टिव टीबी, MDR टीबी, EDR टीबी। तो मेनली अभी 4 टाइप्स ऑफ टीबी वी आर सीइंग ट्यूबरकुलोसिस। फर्स्ट वन, बेसिक वन इज लैटेंट ट्यूबरकुलोसिस। लैटेंट ट्यूबरकुलोसिस होता है, ये मैं थोड़ा सा ऊपर वाला मिटा देता हूं ताकि स्पेस हो जाए, ताकि हम लोग समझ पाए, ठीक है। चलिए ये मैं मिटा देता हूं जरा,
ताकि आपके लिए आसानी हो जाएगी। हाँ, एक चीज़ मैंने यहाँ 500 रुपये लिखा हुआ है, जितने भी पेशेंट आपके आसपास होंगे जिनका ट्यूबरकुलोसिस का ट्रीटमेंट चल रहा होगा, उनको गवर्नमेंट न्यूट्रिशन के लिए, खाने पीने के लिए उनके अकाउंट में 500 रुपये भी दे रही है। ठीक है, तो गवर्नमेंट इस तरीके से कोशिश कर रही है ट्यूबरकुलोसिस के पेशेंट के लिए। चलिए, तो ये हमने समझ लिया। अब हम लोग समझते हैं जरा कि लेटेंट टीबी क्या है। लेटेंट टीबी जो होता है बेसिकली एसिम्प्टोमेटिक होता है। इसका क्या मतलब हुआ साहब? ए का मतलब एब्सेंट सिम्टम, लक्षण ही नहीं आते। टीबी के लक्षण क्या हो सकते हैं? पसीना बहुत ज्यादा आपको आ रहा है, स्वेटिंग हो रही है आपको, वेट गेन हो रहा है बहुत ज्यादा, कि वेट लॉस होता है। आप कमेंट करके बताइए कि ट्यूबरकुलोसिस में वेट गेन होता है कि वेट लॉस होता है, या आप कमेंट करके बताएंगे। ठीक है। लंग्स में आपको पेन होने लगेगा, चेस्ट पेन होने लगेगा, सॉरी लंग्स में नहीं, चेस्ट में चेस्ट पेन होने लगेगा। ठीक है। लंग्स आपको बड़े भारी भारी सा महसूस होगा, कहते हैं ना बड़ा, ये मेरी जो चेस्ट है वो बड़ी भारीपन सा महसूस हो रहा है, तो ऐसा आपको महसूस होगा। रात में पसीना बहुत आपको होगा। ठीक है। भूख जो है आपकी थोड़ा सा बढ़ने की टेंडेंसी, क्योंकि एनर्जी नहीं मिलती आपको, तो आप खाने की कोशिश करते हो। ठीक है। एसिम्प्टोमेटिक होता है कौन सा? लेटेंट टीबी। सो ऐसे भी पेशेंट होते हैं जिनको टीबी होता है अंदर अंदर, वो कैरियर की तरह दूसरे को पकड़ाते रहते हैं वो, लेकिन उनको डिटेक्ट कर पाना बड़ा मुश्किल होता है। उनको 2 साल बाद टीबी होगी, 3 साल बाद जाके होगी। सो दे आर बेसिकली एक्टिंग एज ए कैरियर, दूसरों को पकड़ा रहा है चुपके से, और उन्हें खुद नहीं पता है कि आई एम इन्फेक्टेड विद ट्यूबरकुलोसिस। उसी को बोलते हैं लेटेंट टीबी। और दूसरा क्या है आप देख रहे हो? एक्टिव टीबी। एक्टिव का मतलब जिसमें तुरंत सिम्टम आएंगे। जैसे ट्यूबरकुलोसिस हुआ उसको 10-15 दिन के अंदर सिम्टम आने लगे कि हाँ उसको बलगम, खांसने की वो आ गई। कहते हैं ना कि इतने वीक तक अगर आपको बलगम आ रहा है तो टीबी की जांच अवश्य कराएं। गवर्नमेंट कह के थक गई, तो बहुत देरी तक आपको 3-4 वीक से अगर खांसी आ रही है, 15 दिन 1 महीने से, तो प्लीज़ बलगम की जाँच करवा लें, स्प्यूटम की जाँच करवा लें। ठीक है, तो उससे पता लगती हैं। तो एक्टिव कैसे? जिसमें तुरंत सिम्टम आ जाते हैं, ये सिम्टोमेटिक होते हैं, इसमें कैरियर का कुछ मामला ज़्यादा नहीं होता। ठीक है। उसके अलावा एक आया हुआ है एमडीआर। एमडीआर का मतलब होता है मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी। ठीक है, इसको भी मैं हटा देता हूं जरा, ये थोड़ा सा स्पेस कम हो जाएगा ना। मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी, इसका क्या मतलब हुआ साहब? कि जो दवाएं हम लोग यूज हो रही हैं, ये जो दवाएं यूज हो रही हैं आपको, ये दवाएं, इसमें से कुछ दवाएं या इसमें से हो सकता है एक से ज्यादा, इट इज नॉट वर्किंग ऑन दैट पेशेंट। सो उसको बोलते हैं मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी, जिसको शॉर्टकट में हम लोग पढ़ते हैं एमडीआर टीबी। ठीक है। ज्यादातर किसकी वजह से होता है एमडीआर टीबी? मैंने यहां लिखा हुआ है रिफाम्पिसिन रेजिस्टेंट। जब आप ट्रीटमेंट पढ़ोगे ना तो इसमें रिफाम्पिसिन, आइसोनियाजाइड, पैराजिनामाइड, ये मैंने शॉर्टकट ट्रिक बनाई हुई है, अभी आपको डिस्कस करूंगा ईच एंड एवरीथिंग आई एम डिस्कसिंग इन डिटेल। पहले टीबी के बारे में समझ लो जरा, इथेम्ब्यूटोल। तो अगर ये जो फर्स्ट लाइन है, मतलब कि सबसे पहले यही दवाएं चलाई जाती हैं। अगर ये रेजिस्टेंट हो गई तब दूसरी दवाएं चलाई जाती हैं, या कॉम्बिनेशन चलाया जाता है उनका। ठीक है। तो जो एमडीआर टीबी होता है वो देखा जाता है कि रिफाम्पिसिन रेजिस्टेंट हो जाती है, यानी ये जो 4 दवाओं का कॉम्बिनेशन हम यूज कर रहे हैं उसमें एक दवा बड़ी रेजिस्टेंट हो जाती है, बैक्टीरिया उसके अगेंस्ट अपने आप को रजिस्ट कर लेता है, उसी को बोलते हैं रिफाम्पिसिन। सो कभी एमडीआर रेजिस्टेंट टीबी आए या रिफाम्पिसिन रेजिस्टेंट टीबी के नाम से आए, बोथ टर्म आर सेम। सो यू शुड बी वेरी अवेयर कि एमडीआर टीबी को ही रिफाम्पिसिन रेजिस्टेंट टीबी भी बोलते हैं। ठीक है। चलिए, यहां पे एक वर्ड लिखा हुआ है मैंने, ईडीआर। ईडीआर का मतलब एक्सट्रीमली ड्रग रेजिस्टेंट टीबी। एक्सट्रीमली ड्रग रेजिस्टेंट टीबी मतलब इसमें क्या हुआ कि कई सारे 3-4 दवाएं काम नहीं कर रही। अब क्या करें भाई साहब, अब काम ही नहीं करी बहुत सारी दवाएं, तो ऐसे केस में ना पेशेंट को बचा पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है। जब कई सारी दवाएं नहीं काम करेंगी तो पेशेंट को कैसे आप बचाओगे? हाउ यू आर गोइंग टू? और सबसे जो मेन जरिया होता है ट्यूबरकुलोसिस टीबी फैलने का, वो है कफिंग। सो कफिंग, जैसे हम कफ करते हैं, खांसते हैं, तो इसलिए हमको सही तरीका क्या है? इस तरीके से हमको खांसना चाहिए इस तरीके से, यहां पे शोल्डर के पास करना चाहिए। ठीक है। या नीज के पास करना चाहिए, आपको ऐसे नहीं करना चाहिए, दिस इज द रॉन्ग प्रैक्टिस। सो कफिंग हमने, और ऐसा नहीं कि खुले में खांस दिया पूरा फैल गया, नो, यू हैव टू यूज द करेक्ट प्रैक्टिस। कफिंग इज द मेजर मेथड। अब प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं हम लोग? प्रिवेंशन
जरा आप लोग फटाफट करते हैं, वीडियो बड़ी लंबी हो जाएगी अदरवाइज, क्योंकि मेन हमारा जो डिस्कशन है वो तो ये वाला पार्ट है फार्मासिस्ट के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट, लेकिन जानना बहुत जरूरी है कि ट्यूबरकुलोसिस कैसे हो रहा है। जानोगे तो आप सोसाइटी को अवेयर करोगे। आपके घर में कभी किसी को, भगवान ना करे कभी ना हो किसी को, लेकिन अगर गलती से किसी को होता है तो यू कैन मैनेज एज ए फार्मासिस्ट, यू कैन कंट्रोल, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए एक मुझे बताइएगा, आप सुनते होंगे डॉट्स थेरेपी। डॉट्स का फुल फॉर्म क्या है और व्हाट इज डॉट्स? जस्ट पुट द कमेंट, योर कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। डॉट्स डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट क्या है? डॉट्स कहते हैं ना पक्के इलाज का पक्का वादा। सो व्हाट इज डॉट्स, आप बताएंगे ये मुझे कमेंट बॉक्स में। डॉट्स का प्रिवेंशन, आप टीबी से बच कैसे सकते हैं? दो तरीके हैं, पहले से या तो वैक्सीनेशन करवा दो, एंटीबॉडीज उसके अगेंस्ट बन जाए तो टीबी नहीं होगा, और अगर गलती से हो गया तो फिर इलाज है। तो दो तरीके हैं किसी चीज का, कहते हैं ना प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। कोई चीज ना हो तो ज्यादा बेहतर, क्योंकि होने के बाद पैसे खर्च होते हैं, हेल्थ लॉस होता है, फिर वो हेल्थ रिकवर नहीं हो पाता। सो ऑलवेज ट्राई टू प्रिवेंट द थिंग्स। ना हो चीजें, जो लोग कोरोना वायरस का मजाक बना रहे हैं ना, प्लीज कृपा करके मजाक मत बनाइए, इट्स अ सीरियस कंसर्न। ठीक है, सो सबसे पहले आपने देखा होगा कि बचपन में हमारी जो मम्मी होती हैं वो इंजेक्शन जो क्या बोलते हैं, आंगनबाड़ी की कार्यत्री होती हैं, उनके क्या इंजेक्शन लगाने के लिए यहाँ ले जाती हैं, तो आपको शोल्डर के पास लगता है, तो यहाँ पे एक दाग सा पड़ जाता है, आपको गड्ढा सा देखना कभी यहाँ पे। सो बीसीजी वैक्सीनेशन होता है। ठीक है, बीसीजी का फुल फॉर्म क्या होता है? बैसिलस कालमेट ग्यूरिन। किसके नाम से पढ़ा होगा ये? बैसिलस कालमेट ग्यूरिन, बीसीजी का फुल फॉर्म। सो बीसीजी वैक्सीनेशन क्यों किया जाता है? ट्यूबरकुलोसिस को रोकने के लिए। कहां किया जाता है? बचपन में, जब आप छोटे होते हो बीसीजी वैक्सीनेशन किया जाता है। ठीक है, समझ गए? चलिए, लेकिन अब मान लीजिए किसी को हो गया है या आशंका है, तो आप क्या करोगे? डायग्नोस करोगे, टीबी को डायग्नोस करोगे, पता लगाओगे। सो हाउ यू आर गोइंग टू डायग्नोस द टीबी? टू टेस्ट, वन इज स्किन बेस्ड टेस्ट, स्किन टेस्ट, या फिर दूसरा ब्लड टेस्ट। स्किन टेस्ट में मैंने यहां लिखा हुआ है मॉन्टेक्स ट्यूबरकुलिन टेस्ट। मॉन्टेक्स ट्यूबरकुलिन टेस्ट स्किन टेस्ट होता है। जैसे आपकी स्किन ली गई तो आपके स्किन पे एक राउंड सा सर्कल बना दिया जाएगा, यहां इंजेक्शन लगाया जाएगा, लगाने के बाद ऑब्जर्व किया जाएगा उसको कि यहां पे क्या स्वेलिंग हो गई है इस एरिया में। इफ स्वेलिंग इज मोर देन 6 mm, अगर 6 mm से ज्यादा स्वेलिंग है तो आप समझिए कि आपको जो है ट्यूबरकुलोसिस का सिम्टम है। बट इट इज नॉट अगेन अ कंफर्मेटरी टेस्ट। कंफर्मेटरी टेस्ट करने के लिए आपको स्प्यूटम टेस्ट भी कराना होता है, एक्सरे से कंफर्म भी किया जाता है, लेकिन यहां से आइडिया लग जाएगा। तो आपकी बाजू जो है या फिर यहां पे किसी पार्ट में जो मसल वाले एरिया है, आपकी स्किन पे एक पैच सा बनाया जाएगा, वहां पे ट्यूबरकुलिन इंजेक्शन दे दिया जाएगा और उसके बाद स्वेलिंग देखी जाती है। ठीक है, इफ स्वेलिंग इज मोर देन 6 mm, 6 mm से ज्यादा की स्वेलिंग है, सो डेफिनेटली यू आर हैविंग द सिम्टम ऑफ ट्यूबरकुलोसिस, तुरंत आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। ठीक है, तो यहां से हो गया, उसी को बोलते हैं मॉन्टेक्स ट्यूबरकुलिन टेस्ट। अंडरस्टैंड, गॉट द पॉइंट। ठीक है, अब ये स्किन वाला हो गया। ब्लड टेस्ट क्या करते हैं? ब्लड टेस्ट में यहां लिखा हूं मैंने इंटरफेरॉन गामा रिलीज एसे। इंटरफेरॉन गामा रिलीज एसे, ये टेस्ट होता है, इसको शॉर्ट में बोलते हैं IGRAYS, आईजी रेज, इंटरफेरॉन गामा रिलीज एसे। ये क्या है? ब्लड टेस्ट। ये कंफर्म बताता है कि वेदर यू आर हैविंग टीबी और नॉट। उसके अलावा हम लोग क्या करते हैं? एक्सरे करते हैं। एक्सरे में देखते हैं कि पेशेंट को टीबी है कि नहीं है। तो एक्सरे में बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, सॉरी ये जो एसिड ये वाला इसमें रहेगा। ठीक है, एक्सरे में देखते हैं किस पोर्शन में ट्यूबरकुलोसिस, किस पोर्शन में गांठ बन गई है, कुछ पॉइंट्स आपके ग्रैनुलोमास बन गए हैं, कुछ गांठें बन गई हैं, तो वहां पे आप देखोगे। ठीक है, सिटी स्कैन से भी आइडिया लग जाता है, बट सिटी स्कैन इज नॉट द कंफर्मेटरी टेस्ट, यू कैन टेक द आइडिया। उसके अलावा स्प्यूटम, जब आपको टीबी होगा, खांसोगे, थूकोगे तो बैक्टीरिया विल बी देयर। सो अभी इससे लगा एक सवाल बताइए कि आपको क्या समझ में आता है कि ट्यूबरकुलोसिस इज अ बैक्टीरियल डिसीज और वायरल डिसीज? जस्ट पुट अ कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। आपको क्या लगा कि इट्स अ बैक्टीरियल डिसीज और वायरल डिसीज? आप बताइए अब तक क्या आपने समझा। ठीक है, तो स्प्यूटम जो आपका थूक होता है, जो थूकते हो आप, स्प्यूटम उससे चेक किया जाए, जिसी को हम लोग थोड़ा सही भाषा में थूक नहीं बोलते, थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता है। स्प्यूटम को क्या बोलते हैं हम लोग? बलगम।
या कफ जो होता है जिसमें थूक कफ दोनों में एक होता है बलगम, तो बलगम की जांच यही होती है स्प्यूटम। तो बैक्टीरिया स्प्यूटम में होगा। तो आपने सुना होगा एसिड फास्ट स्टेनिंग। एसिड फास्ट स्टेनिंग आप कहाँ करते हो? माइक्रोबैक्टीरिया, जब आप माइक्रोबायोलॉजी पढ़ते हो, सो देयर इज अ टॉपिक स्टेनिंग टेक्निक। स्टेनिंग टेक्निक, तो स्टेनिंग टेक्निक वही जिल नेल्सन स्टेनिंग या एसिड फास्ट स्टेनिंग, वही टेक्निक यहां यूज करते हो पता लगाने के लिए, बैसिलस के लिए। ठीक है, एसिड फास्ट बैसिलस। सो माइकोबैक्टीरियम क्या है? एसिड फास्ट बैसिलस है, बैसिलस। अंडरस्टैंड? ये भी आपको पता हो जाना चाहिए। चलिए, ये सारी चीजें तो ये टेस्ट करके हम लोग पता लगाएंगे। अब रिस्क पे कौन कौन लोग हैं कि किन किन लोगों को होने के चांसेस बहुत ज्यादा ट्यूबरकुलोसिस होते हैं। देखिए, ऐसे पेशेंट जैसे जिनको HIV हो रखा है, तो HIV में प्रॉब्लम क्या है कि HIV में बीमारियों की जड़ है HIV। HIV से कभी पेशेंट नहीं मरता है। उसके CD4 सेल्स कम क्यों होती है? इम्यून सिस्टम वीक क्यों होता है? जब इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है ना, उसको बुखार भी होता है ना, वो भी उसकी जान ले लेता है। सो बीमारियों की जड़ है HIV बेसिकली। ठीक है, तो HIV एक वायरल डिसीज है, बट यहां पे ये बैक्टीरियल डिसीज है। ये चीज आपको समझने की जरूरत है। तो ऐसे पेशेंट जिनमें HIV है, ज्यादातर देखा गया है कि उनमें ट्यूबरकुलोसिस होता है। क्यों? क्योंकि दे आर हैविंग कंप्रोमाइज्ड इम्यून सिस्टम। कंप्रोमाइज्ड इम्यून सिस्टम, गॉट द पॉइंट? उनका इम्यून सिस्टम बहुत कंप्रोमाइज होता है, वीक होता है, तो उनमें ट्यूबरकुलोसिस होने के पूरे चांसेस होते हैं। तो HIV के साथ साथ उनमें ट्यूबरकुलोसिस की भी दवा चलती है। ये चीज भी आपको समझ के रखना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे पेशेंट बहुत। प्रेग्नेंट वीमेन, जो प्रेग्नेंट वीमेन है, उनके बेबीज को होने के चांसेस हो सकते हैं लैक्टेटिंग वीमेन्स में। ठीक है, ये चीज हमको समझने की जरूरत है। और मैंने लिखा हुआ है कि ऐसे बंदे जो दवाएं जो इलीगली लेते हैं, जिनको कुछ पता नहीं होता ढंग से, फिर भी दवाएं जो है ट्रैफिकिंग करते हैं दवाओं का और फिर इलीगली सेवन करते हैं, तो उनमें भी काफ़ी चांसेस होते हैं। ठीक है, वीडियो जब मैं अपलोड करूंगा तो उसमें लास्ट में मैं एडिट करके डाल दूंगा कुछ पोर्शन। मैंने लाइव जो वीडियो किसी को चल रही है ट्यूबरकुलोसिस की दवा, वहां से वीडियो मैंने ली है, तो उस वीडियो को मैं लास्ट में डाल दूंगा, तो आपको एग्जैक्टली पता लगेगा कि एग्जैक्टली होती कैसे। उस वीडियो में दिखाया गया कि कौन सी दवा है कैसे, तो आपको लाइफ लॉन्ग याद रहेगा कि कैसे स्ट्रिप दिखता है, कैसे दवाएं जो होती हैं। और एक इंफॉर्मेशन आपको बता दूं, अगर किसी को ट्यूबरकुलोसिस की प्रॉब्लम है तो घबराने की जरूरत नहीं। इट्स नॉट टाइम टू पैनिक। इजिली आपके स्वास्थ्य केंद्र या जिला अस्पताल पे दवाएं बिल्कुल फ्री में उपलब्ध है। इवन सरकार आपको 500 रुपये भी दे रही है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपके पास पूरा ट्रीटमेंट ऑप्शन है। आजकल इलाज है टीबी का, मर नहीं सकता आदमी, उसको बचा सकते हो आप, लेकिन बहुत ही क्रिटिकल हो गया है। ट्यूबरकुलोसिस के अलावा बहुत सारी बीमारियां घेर रखे हैं, तो थोड़ा चांसेस कम हो जाते हैं। बट अगर ट्यूबरकुलोसिस है तो प्लीज छुपाइए मत उस चीज़ को, तुरंत जांच कराइए, और अपने घर में भी जो लोग होने के चांसेस है उनको भी थोड़ा बचाइए, उनका भी प्रिकॉशन लीजिए। अब टीबी का इलाज क्या है? इलाज, टीबी तो पता लग गई, लेकिन इलाज कैसे करेंगे? सो ट्यूबरकुलोसिस में क्या हो रहा है बेसिकली कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जो इन्फेक्शन कॉज कर रहा है, ग्रैनुलोमेटस डिसीज है। अगर ट्रीटमेंट देखा जाए तो 6 से 9 महीने लग जाते हैं पेशेंट को। कभी कभी पेशेंट 6 महीने में भी ठीक हो जाता है, कभी कभी पेशेंट को 9 महीने भी लग जाते हैं। तो ये जनरल पीरियड है कि 6 से 9 महीने करीब लग जाते हैं ट्यूबरकुलोसिस ठीक करने के लिए। देखिए, जो ट्रीटमेंट है वो बेस्ड है 2 थेरेपी पे। एक को बोलते हैं फर्स्ट लाइन थेरेपी, समझिए इस चीज को, बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसको बोलते हैं एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स। एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स यानी कि टीबी के अगेंस्ट, तो यही है एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स। कैसे काम करती है मैकेनिज्म सब बताऊंगा, क्या साइड इफेक्ट है जो एग्जाम में आता, सब इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट लाइन जो ड्रग होती है, कोई चीज फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस क्या होता है, जैसे कहते हैं ना फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस कौन है? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, हमारी आर्मी है फर्स्ट लाइन डिफेंस में। तो सबसे पहले यहां कौन सी दवा यूज की जाएगी? राइप। फॉर्मूला एक ट्रिक याद रखिए, राइप ऐसे लिख लीजिए, राइप, RIPE। राइप का मतलब रिफाम्पिसिन, रिफाम्पिसिन, ठीक है। आई का मतलब आइसोनियाजिड, आइसोनियाजिड। पी का मतलब पायराजिनामाइड, यहां लिखा होगा मैंने पायराजिनामाइड, ठीक है, ये पायराजिनामाइड। ई से इथेम्ब्यूटॉल। ये चारों दवाएं जब कभी आप स्वास्थ्य केंद्र पे जाओगे, कभी गलती से अगर टीबी हो जाती है, प्रॉब्लम होती है, तो ये 4 दवाएं चलती हैं। इन चारों दवाओं का क्या होता है? कॉम्बिनेशन होता है। एक टैबलेट होगी, पूरी स्ट्रिप होगी, उसमें सारी दवाओं का पूरा ये कॉम्बिनेशन होता है, पूरी स्ट्रिप, ठीक है। और एक दिन में ये डिपेंड, ये जो पूरी थेरेपी है ना, ये वेट के बेसिस पे होती है।
कि पेशेंट का वेट कितना है। अगर ज़्यादा पेशेंट का है तो ज़्यादा टैबलेट, 4 टैबलेट दिन में खानी सकती है, पड़ सकती है, और हर टैबलेट में इन चारों दवाओं का कॉम्बिनेशन होता है। तो देखिए एक बार फार्मासिस्ट में क्या पूछ लिया गया कि जैसे मान लीजिए इसके अगर आपको क्या करना है, जब मैं वीडियो के लास्ट में डालूंगा स्ट्रिप, तो उसमें देखना है कि उस स्ट्रिप पे कितना कितना डोज लिखा हुआ। जैसे मान लीजिए अगर 400 लिखा हुआ, मैं एज्यूम करने को बोला, मुझे याद नहीं कि एग्जैक्टली क्या है, वो आप देख लेना उससे कमेंट करके, सॉरी उसमें वीडियोज को पॉज करके देख लेना। जैसे मान लो ये आपको 250 अगर है, तो अगर 4 आपको पता है कि पेशेंट में जनरली 4 यूज हो रही है, तो 250 इंटू 4 कितना करोगे, 1000 mg पर डे। तो फार्मासिस्ट में सवाल पूछ लिया गया कि आइसोनियाजिड हाउ मच यूज्ड पर डे, तो आपको पता है कि एक टैबलेट में 250 यूज हो रही है, और जनरली हम लोग 3 से 4 यूज कर रहे हैं। अगर ज्यादा वेटेड पेशेंट है तो 4, कम वेटेड पेशेंट है तो 3। तो रेंज दे दी, तो कितनी रेंज हो गई, 750 से 1000 mg पर डे। तो इस तरीके से सवाल भी, तो ये आपको डोज पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये आप बिल्कुल स्ट्रिप से देख लीजिएगा, यहां से भी सवाल आजकल ट्रिकी वे में बन रहे हैं, तो ये चीज आपको पता होना चाहिए। तो फॉर्मूला क्या हमारा, राइट, आर से रिफाम्पिसिन, आई से आइसोनियाजिड, पी से पायराजिनामाइड, ई से इथेम्ब्यूटॉल, ठीक है। अब जो एमडीआर टीबी होती है उसमें ये रिफाम्पिसिन जो होता है, रिफाम्पिसिन से ही रेजिस्टेंट हो जाता है। रिफाम्पिसिन के एक सबसे बड़ा साइड इफेक्ट दिखता है कि यूरिन को डिसकलर कर देता है, ये लिख लीजिए, यूरिन डिसकलरेशन इज द साइड इफेक्ट ऑफ रिफाम्पिसिन, जनरली वी हैव सीन। इस तरीके से देख लेते हैं। कभी कभी इसके अलावा या तो आप एक फॉर्मूला और यूज कर सकते हैं, सर्जी, एस का मतलब स्ट्रेप्टोमाइसिन, आई से वही आइसोनियाजिड, आर से रिफाम्पिन, जेड से पायराजिनामाइड, ई से इथेम्ब्यूटॉल, ठीक है सर्जी। या ये फॉर्मूला याद रखिए सर्जी, या फिर ये याद रखिए, ये तब यूज किया जाता है जब रिफाम्पिसिन से रेजिस्टेंट हो जाए, तब एक और हमको दवा देने की कोशिश करनी चाहिए। और सबसे पहले जो बेसिकली जो दवा आई थी, या फिर आप कह सकते हो कि अब ये जो स्ट्रेप्टोमाइसिन थी, ये सबसे बेसिक दवा थी, सबसे बेसिक दवा। तो रिफाम्पिसिन जो कि ये मेनली अभी करंटली अगर देखोगे जो स्वास्थ्य केंद्र पे चल रही है, वो 4 दवाओं का कॉम्बिनेशन चल रही है। तो आपको ये राइट तो याद ही रखना, लेकिन कभी कभी ये फॉर्मूला भी बड़ा पूछ लिया जाता है, सर्जी, SIRZD, तो वही स्ट्रेप्टोमाइसिन उसमें जुड़ जाता है। क्यों? क्योंकि स्ट्रेप्टोमाइसिन बहुत बेसिक ड्रग है, सबसे पहले क्लिनिकली अप्रूव हुई थी टीबी में यूज होने के लिए, तो उसको भूल नहीं सकते। जिंदगी में काम पहले यही आई हमारे, ठीक है, स्ट्रेप्टोमाइसिन। तो ये चीज़ हमको समझनी है, इसकी डोज लिख लेनी है वीडियो को पॉज करके कि क्या क्या डोज होती हैं। अब जरा हम लोग समझते हैं कि क्या एग्जैक्टली है, थोड़ा फटाफट करते हैं, वीडियो बड़ी लंबी हो जाएगा, आप लोग वीडियो लास्ट तक देखते नहीं हो। पढ़ाई की वीडियो पता नहीं क्यों आप लोग नहीं देखते हो, अभी मजाक वाली और टाइम पास वाली वीडियो बहुत आप लोग देखते हो, ठीक है। तो स्ट्रेप्टोमाइसिन फर्स्ट क्लिनिकली अप्रूव्ड ड्रग थी ट्यूबरकुलोसिस के लिए, वो मैंने इंफॉर्मेशन लिख दी। ये दोनों फॉर्मूला आपको राइप, सर्जी, ये फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। जो रिफाम्पिसिन होती है, लिख लीजिए, रिफाम्पिसिन लेप्रोसी में भी यूज होती है, ठीक है, लेप्रोसी, कुष्ठ रोग जिसको कहते हैं, लेप्रोसी में भी यूज होती है। जो फर्स्ट लाइन ड्रग होती हैं वो हाई एफिकेसी होती है, बहुत ज्यादा काम करती हैं, अच्छे से काम करती हैं, और टॉक्सिसिटी बड़ी कम होती है इनमें, ठीक है। वहीं देखा जाए जो सेकंड लाइन होती है, जब फर्स्ट लाइन काम नहीं करेंगी तब सेकंड लाइन को हम लोग लेके आते हैं, ठीक है, कंबाइन कर देते हैं सेकंड लाइन को। लेकिन फर्स्ट लाइन ही ज्यादा एफिकेशियस है इन कंपैरिजन टू सेकंड लाइन, तो ये कम एफिकेशियस होती हैं और टॉक्सिसिटी भी इनकी ज्यादा होती है। एफिकेसी कम है, टॉक्सिसिटी ज्यादा है, यहां उल्टा है, इसलिए मैंने यहां पर रिवर्स लिखा हुआ, ठीक है। सेकंड लाइन में पास का मतलब होता है पैरा अमीनो सल्सिलिक एसिड, पैरा अमीनो सैलिसिलिक एसिड, पास। ओफ्लॉक्सासिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, आजकल एक सवाल में पूछ रहा है कि इंजेक्टेबल्स कौन सी दवाएं यूज होती हैं, तो कैनामाइसिन, अमीकासिन, इसका इंजेक्शन यूज हो रहा है ट्यूबरकुलोसिस में, ये आपको समझने की जरूरत है। अब जरा ये जो जितनी सारी इंपॉर्टेंट ड्रग हैं, इसमें जैसे रिफाम्पिसिन है, जैसे रिफाम्पिसिन है, राइप मैंने बताया था ना, आइसोनियाजिड है, पायराजिनामाइड है, इथेम्ब्यूटॉल है। तो रिफाम्पिसिन लेप्रोसी में भी यूज हो रहा है। इसका साइड इफेक्ट क्या है? रिफाम्पिसिन कॉज कर रहा है यूरिन का डिस्कलरेशन, आपको यहां याद होना चाहिए। आइसोनियाजिड, अब आइसोनियाजिड के बारे में क्या इंफॉर्मेशन है? आइसोनियाजिड कैसे काम करता है? आइसोनियाजिड माइकोलिक एसिड सिंथेसिस को इनहिबिट करता है, याद रखिए, आइसोनियाजिड इनहिबिट्स माइकोलिक एसिड सिंथेसिस। माइकोलिक एसिड, ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है आइसोनियाजिड का, माइकोलिक एसिड सिंथेसिस
अब ये माइकोलिक एसिड कहाँ पाया जाता है? जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस होता है ना, जो बैक्टीरियम होता है उसके सेल में फैटी एसिड पाया जाता है। उसके सेल में कौन सा फैटी, देखो लिखा हुआ है यूनिक फैटी एसिड इन माइकोबैक्टीरियल सेल वॉल। जो माइकोबैक्टीरियम के सेल वॉल होती है उसमें एक फैटी एसिड होता है माइकोबैक्टीरियम, जहां पे दो जीन होते हैं, एक होता है INHA और CAS-A, दो जीन होते हैं। इन्हीं दोनों जीन्स को ये आइसोनियाज़िड इनहिबिट कर देता है, और जब इनहिबिट करता है तो ये जो माइकोलिक एसिड सिंथेसिस है इनहिबिट हो जाता है। जब आपको पता है कि फैटी एसिड, जो खाना पीना कहां से मिल रहा है उसको, फैटी एसिड से, खा खा के मोटा हो रहा है बैक्टीरिया, तो उसका खाना पीना ही रोक दो, तो सप्लाई लाइन ही काट दो उसको। जैसे कहते हैं ना कि यहाँ जब बॉर्डर में युद्ध होता है तो सबसे पहले आर्मी की सप्लाई लाइन ही काट दो, खाने में ना परेशान होने लगे सब लोग। तो ऐसा दूसरे देश वाले टैक्टिक करते हैं, ठीक है। तो ये टैक्टिक होती है सप्लाई लाइन को बंद कर देना। तो यहाँ पे जो माइकोबैक्टीरियम खा खा के मोटा हो रहा है, बिल्कुल क्या, फैट खा खा के मोटा हो रहा है, फैट से खा के मोटा हो रहा है। तो जब फैट खा के मोटा हो रहा है माइकोलिक एसिड सिंथेसिस, तो फैट ही कम कर दो उसकी, तो माइकोलिक एसिड सिंथेसिस को इनहिबिट कर दो, फैट नहीं रहेगा, ना ज्यादा चौड़ा होगा बैक्टीरिया, तो ज्यादा चौड़ मचेगी नहीं बैक्टीरिया को, तो माइकोलिक एसिड सिंथेसिस को इनहिबिट कर दो। लेकिन इसमें क्या होता है कि पायरिडॉक्सिल फॉस्फेट जो पाथवे होता है वो ब्लॉक हो जाता है। इसकी वजह से क्या होता है, पायरिडॉक्सिन की कमी होने लगती है, विटामिन B6 की कमी होने लगती है, ठीक है। तो इसीलिए जब हम आइसोनियाज़िड यूज करते हैं तो विटामिन B6 की टैबलेट भी देते हैं, उसको बोलते हैं पायरिडॉक्सिन। तो ये जो थेरेपी चलेगी आपकी उसके साथ पायरिडॉक्सिन भी दिया जाएगा, ठीक है। और इसका सबसे मेजर साइड इफेक्ट क्या है, हेपेटाइटिस, आइसोनियाज़ाइड हेपेटाइटिस। याद रखिए एक चीज आपको कॉमन बताता हूं कि जितनी भी एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग होती हैं उनका साइड इफेक्ट लीवर पे ज्यादा होता है। तो अगर कहीं कुछ ना समझ में आए तो हिपेटोटॉक्सिसिटी या फिर हेपेटाइटिस अगर ऑप्शन में है तो लगा दो आंख मूंद के, ठीक है। या तो हेपेटाइटिस होगा या हिपेटोटॉक्सिसिटी, और हेपेटाइटिस भी आपके लीवर से ही रिलेटेड है, तो आप भी वहां समझ में आ जाएगा आपको कि क्या प्रॉब्लम हो रही है। तो इसका साइड इफेक्ट क्या है, हेपेटाइटिस। किसके साथ दिया जाता है, विटामिन B6 के साथ। पायरिडॉक्सिल फॉस्फेट को ब्लॉक कर देता है ये, तो जिसकी वजह से विटामिन B6 की कमी बॉडी में होने लगती है। तो जब कमी होने लगती है तो उसको सप्लीमेंट करने के लिए इसको दिया जाता है, ठीक है। ये चीज हम लोग समझ गए इसके बारे में। रिफाम्पिसिन, रिफाम्पिसिन कैसे काम करता है, आरएनए सिंथेसिस को इंटरप्ट कर देता है, आरएनए सिंथेसिस को इंटरप्ट कर देता है। कैसे, बाय बाइंडिंग टू बीटा सब यूनिट। बीटा सब यूनिट होता है किसमें, माइकोबैक्टीरियम के डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज जो एंजाइम होता है उसमें बीटा सब यूनिट होती है जो कि कॉज करती है आरएनए सिंथेसिस को। और जैसे ही बीटा सबमिट को जो सब यूनिट को ब्लॉक करोगे तो पूरा आरएनए सिंथेसिस का इनहिबिट हो जाएगा, पूरी चेन ब्लॉक हो जाएगी। तो जो चेन आरएनए सिंथेसिस बन रहा था ना उसको रोक दिया आपने। यहाँ पे खाना पीना रोक दिया, इसका मोटा हो रहा था फैटी एसिड खा के, यहाँ आपने चेन, इसके बढ़ने की चेन रोक दी आपने, ठीक है। जैसे अभी कभी अटैक होता है तो दूसरे देश वाले क्या करते हैं, पुल उड़ा देते हैं, या फिर क्या कर देंगे, जो आर्मी जैसे जिस पुल से जा रही पुल ही उड़ा दिया, लो आधी सेना इधर रह गई, आधी सेना इधर रह गई, उड़ा देते हैं पुल। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यही तो हो रहा, पुल उड़ा दे रहे हैं हम लोग। जो चेन बनी हुई है ग्रोथ की उसको हमने तोड़ दिया बीच से चेन, लो ग्रोथ ही रुक गई। तो रिफाम्पिसिन को हमने यहाँ यूज कर लिया, ठीक है। रिफाम्पिसिन क्लियर हो गया, आइसोनियाज़िड क्लियर हो गया। अब लोग हम लोग बात करते हैं, किसकी बात कर रहे थे, पायराजिनामाइड की। पायराजिनामाइड की खास बात है कि एसिडिक मीडियम में ज़्यादा काम करता है। अगर आपका एसिडिक मीडियम pH 7 से कम है तो ज़्यादा अच्छा काम करता है, ये बेसिक मीडियम में कम काम करता है। और ये स्टरलाइजिंग एक्टिविटी मतलब काफ़ी एफिकेसियस है, बैक्टीरिया को बिल्कुल मार देता है बिल्कुल, ठीक है। बैक्टीरियासाइडल है तो इसको बोलते हैं स्टरलाइजिंग एजेंट भी है। और ये क्या साइड इफेक्ट करता है, हिपेटाइटिस। देखो लीवर टॉक्सिसिटी, तो ज़्यादातर देखोगे ना तो लीवर टॉक्सिसिटी। और अगर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में कंफ्यूजन हो, माइकोलिक एसिड दिख रहा है वहां पे मार दो माइकोलिक एसिड। लेकिन याद रखिएगा कि माइकोलिक एसिड सिंथेसिस आइसोनियाज़िड इनहिबिट कर रहा है, लेकिन रिफाम्पिसिन आरएनए सिंथेसिस इनहिबिट कर रहा है। ये तब मैं बता रहा हूं, तब करना है जब आपको कुछ ना आए, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोल करके बिल्कुल लगा देना एकदम बिल्कुल यही चीज। तो हमने ये डिस्कस कर लिया, पायराजिनामाइड एसिड मीडियम में काम करता है, स्टरलाइजिंग एक्टिविटी होती है। साइड इफेक्ट क्या है इसका, याद रखिए हिपेटोटॉक्सिसिटी, ठीक है। आइसोनियाज़िड के बारे में पढ़ लिया, रिफाम्पिसिन के बारे में पढ़ लिया, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली, ईच एंड एवरीथिंग। ये सवाल मैंने आपसे पूछा था कि बैक्टीरियल है कि वायरल है, तो इस तरीके से पूरी वीडियो में हमने ट्यूबरकुलोसिस के बारे में XYZ कैसे होता है, कैसे फैलता है, कैसे रोक सकते हैं, कैसे जांच करा सकते हैं, ये सब बताने का मकसद है कि गलती से अगर आपको ना, खुदा ना खास्ता ऐसा हो, बट आपको अगर हो या आपके घर में किसी को हो तो तुरंत आप इसको फटाफट एक्शन लीजिए एज ए फार्मासिस्ट। आपको जानकारी होनी चाहिए, आप पता लगा लो, लक्षण से आइडिया लग जाएगा आपको, तुरंत जाके ब्लॉक में दिखाओ, अपने स्वास्थ्य केंद्र में या जिला अस्पताल पर दिखाओ, ये जांच कराओ, स्प्यूटम की जांच कराओ, तुरंत पता लगेगी। उसके बाद ये जब टीबी की दवाई चलेगी तो आपको पता होगा कि कैसे खिलाना है, कैसे क्या
करना सब आपको आइडिया मैंने दे दिया है सारी चीज़ें। आई एम नॉट प्रोमोटिंग द सेल्फ मेडिकेशन बट आई एम अवेयरिंग। तो इससे क्या होगा, आपका एग्जाम भी तैयार होगा, साथ साथ आप अपने जागरूक कर पाओगे सोसाइटी को, अपने आप को अपडेट। जब आप अपने आप को अपडेट रखोगे तभी तो सोसाइटी को आप समझा पाओगे। इसीलिए कहता हूं कि वीडियोस को आप शेयर किया करो। जब शेयर करोगे तो लोग देखेंगे, टीबी के बारे में जानेंगे, कौन सी दवा उसके बारे में जानेंगे, तो उसके स्प्रेड को रोका जा सकता है। ठीक है, तो इसी उम्मीद के साथ कि आपको कोई वीडियो बहुत पसंद आएगी। अगर कुछ आप इसमें थोड़ा सा सुधार चाहते हैं तो आप बिल्कुल बताइए इस चीज़ में कि क्या चाहते हैं आप, और पेशेंस से पढ़ते रहिए। देखिए, आई एम द सिंगल वन मेंबर ऑफ माई टीम। मेरे पीछे कोई टीम नहीं है। मुझे पीएचडी का भी काम करना होता है, मेरी जॉब भी है, मेरा पर्सनल लाइफ भी है, मुझे खुद भी अपनी सेल्फ स्टडी करनी होती है। ये जो वीडियोस लाता हूँ ना, काफ़ी रिसर्च के बाद लाता हूँ। सीडीसी की वेबसाइट से लाया, WHO की वेबसाइट लाया, जितनी भी बेस्ट क्लास की वेबसाइट्स हैं सब मैं खंगाल के ले आता हूँ, तब जाके इन्फॉर्मेशन आपके पास आती है। सो वीडियो आप देखते हो कि जितनी मेरी वीडियो आती हैं, आई ऑलवेज बिलीव इन क्वालिटी एजुकेशन। क्वालिटी वीडियोज़ में डालता हूँ। एक दिन बाद डालूंगा, 1.5 दिन बाद डालूंगा, 2 दिन बाद डालूंगा, बट आई विल कम विद दी क्वालिटी वीडियोज़। ठीक है, जिसमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हो। तो पेशेंस से पढ़ते रहिए जब तक आपका जीपैट है। हो सकता है कि जब तक मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तब तक जो है काफ़ी चीज़ें जो है बदल चुकी हूं। तो आप लोग जीपैट के अभी हाल फिलहाल जो लोग जीपैट 2021 का एग्जाम दे रहे हैं वो लोग बिल्कुल तैयारी करते रहें, परेशान ना हो, पेशेंस से पढ़ते रहिए जब तक एग्जाम होगा। लॉट ऑफ वीडियोज विल बी देयर। और एक भी वीडियो मत मिस करिए, पूरी प्लेलिस्ट को डालिए और जो भी आपके नोन में उनको शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर प्रेस करिए, ताकि उससे क्या होगा, आपके पास नोटिफिकेशन फटाफट आती रहेगी, आपकी पढ़ाई जो अनइंटरप्टेड होती रहेगी। तो इसी उम्मीद के साथ आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आएगी। बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे अपना, पढ़ाई करते रहेंगे। नमस्कार।